नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम रमेश है। रमेश जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला के रहने वाले हैं, लखनऊ के पास के रहने वाले हैं। और ये घटना उनके साथ में घटी थी उत्तराखंड में। तो चलते हैं इनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। ये घटना मेरे साथ साल 2004 में घटी थी। मैं अपने गांव में अपने माँ के साथ रहा करता था। हम 2 भाई थे और एक बहन। बहन की शादी हो चुकी थी, वो अपने परिवार में रह रही थी। और जो मेरे बड़े भाई थे वो उत्तराखंड में एक कंपनी में नौकरी करते थे। भैया की भी शादी हो चुकी थी और उनके भी बच्चे थे। मेरे पिताजी का मौत तो बहुत पहले हो चुका था और मैं माँ के साथ अपने गांव के घर में रहा करता था। माँ ही मुझे रोटी पानी बना के खिलाती थी और मैं पढ़ाई करता था। और अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई और फिर एक दिन वो उनका स्वर्गवास हो चुका था। अब तो जैसे मैं टूट चुका था, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं था। भैया आए अपने परिवार के साथ में, सब रिश्तेदार आए और माँ का जो क्रियाक्रम करने के बाद में भैया कहने लगे कि तू चल मेरे साथ में, तो मेरे साथ ही रहेगा उत्तराखंड में। कि आखिर तुझे खाना बनाना तो आता नहीं है, खाना कैसे बनाएगा, कैसे क्या करेगा। चल, मैं तेरा नाम वहीं पर स्कूल में लिखवा दूँगा। हाँ, मेरे रिश्तेदार भी कहने लगे कि रमेश तुम चले जाओ, वहीं पर अपने भैया भाभी के साथ ही रहना। आखिर इस दुनिया में तुम्हारे भैया भाभी के अलावा और तो कोई नहीं है। और मुझे जाना पड़ा। भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, भाभी भी करती थी। और मैं वहाँ पर रहने लगा भैया के घर में। अब कुछ महीनों के बाद में भाभी थी, वो किसी काम से अपने मैके चली गई थी। अब भैया और हम उस घर में रह गए थे। भैया तो अपनी बाइक लेकर के सुबह सुबह अपनी कंपनी में चले जाते थे और जब वो लौटते थे तो रात हो जाता था, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। और मैं भूखे रह जाता था। मुझे भूख बहुत लगती थी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो भैया आते तो मेरे इस हालत पर देख करके वो दुखी हो जाते। अब फिर वापस जाते और ढाबा से जो रोड पर आगे चल कर के एक रोड था, मेन हाईवे, और वहाँ पे एक ढाबा था, होटल था, और वहाँ से खाना पैक करवा के मेरे लिए लेके आते। अब भाभी के जाने से तकलीफ तो हो चुकी थी और भैया कहते थे कि देख, तू भूखे मत रहा कर, तुझे भूख लगती है ना, तू रोड पर चला जा उस होटल पर। वो मुझे दिखा भी दिए थे और होटल वाले भैया को अच्छी तरह से जानता था और वो कह भी दिए थे कि मेरा भाई कुछ भी मांगे आप मना मत करना, जो इसको इच्छा हो खाना खाने का आप दे देना। तो मेरे लिए तो सारा प्रबंध भैया कर दिए थे। अब लेकिन वो जब 9 बजे आ जाते, 9 साढ़े 8 बजे के आसपास, 8 बजे भी आ जाते, तो खुद ही खाना बनाते थे। हाँ, कहते थे कि जब मुझे लेट हो जाए, 9 बजे तक मैं ना आऊँ तो मेरा इंतज़ार मत करना, हो सकता है कि मैं लेट भी हो जाऊँ, और तुम जा कर के होटल से मेरे लिए भी और अपने लिए भी खाना लेके आ जाना। और एक रात ऐसे ही हुआ था। मैं 9 बजे तक भैया का इंतज़ार करता रहा, लेकिन भैया नहीं आए। मुझे लगा कि भैया बस आ ही जाएंगे,
लेकिन वो नहीं आए। मैं करीब आधा पौना घंटा और इंतज़ार किया कि हो सकता है भैया आ जाए। होटल का रोज़ का खाना सही नहीं होता है, तो भैया आ जाएंगे तो उनके साथ मैं भी मिलजुल करके खाना बनवा देंगे। लेकिन भैया का अता पता नहीं था। भैया की एक साइकिल थी जो मैं अब चलाया करता था। अब फिर जब 10 बज गया, भैया का अता पता नहीं था, तो मैं अपना साइकिल निकाला, घर में ताला बंद किया और उस ढाबे की तरफ चल दिया जो कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास दूरी पर था, मेन हाईवे पर। साइकिल चलाते चलाते कई जगह पर जंगली रास्ता था, दोनों साइड में जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे और बीच में पतली सड़क गुजरती थी। उस रास्ते पर मुझे चलते हुए बहुत डर लगता था, लेकिन भूखे पेट तो मैं रह नहीं सकता था और आखिरकार मैं उस ढाबे पर पहुंच गया। ढाबे वाले मुझे पहचान गया था और मुझे देखते ही कहने लगा, अरे बेटा खाना खाएगा? मैंने बोला, हाँ चाचा, खाना तो खाना है, लेकिन मुझे पैक कर दीजिए और भैया के लिए भी पैक कर दीजिए, क्योंकि भैया अभी तक नहीं आए हैं, शायद हो सकता है कि लेट आएंगे। वो हम दोनों के लिए खाना पैक करके और थैले में दे दिया। उस पैकेट को मैं अपने थैले में रख करके और फिर साइकिल पर बैठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वही रास्ता था जिस रोड से मैं आया था, जंगल का रास्ता। अब मैं उस जंगल का रास्ते को आधा रास्ता तो पार कर गया था। वो रोड बिल्कुल सुन सपाटा था, एक भी आदमी मुझे चलता फिरता नहीं दिखाई दिया और हर तरफ लग रहा था कि जैसे जंगली जानवर आवाज़ कर रहे हों। और उस समय मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैं डरता डरता साइकिल चलाता हुआ और अपने घर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दूर पहुंचा तो मुझे रोड के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। उस लड़की को पहनावे देख करके मैं थोड़ा चौंक गया कि वो कपड़ा मेरे पड़ोस में एक दीदी रहा करती थी और ऐसे ही कपड़ा वो पहनती थी। तो मैं देख करके हैरान हो गया कि अरे ये दीदी यहाँ पर कैसे आ गई? क्या घर बार से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? और वो रोड पर बैठी हुई बीचों बीच सर झुकाए रोई जा रही थी। रोने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी और मैं अपना साइकिल रोक करके देखने लगा और समझने लगा कि आखिर बात क्या है। ये दीदी इतनी रात को यहाँ पर कैसे आ गई? क्या हुआ इनके साथ में? मैं सही मायने में थोड़ा घबरा सा गया था और दीदी को देख करके तो मैं और डर सा गया था कि आखिर दीदी यहाँ पर क्यों आई है? क्या इनके साथ में कुछ बुरा भला तो नहीं हुआ है? अब मैं साइकिल खड़ा करके और दीदी के पास पहुँच गया। मुझे तो लग रहा था कि हमारी पड़ोस वाली दीदी है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो कपड़ा लत्ता तो वैसे ही दिख रहा था, सर झुकाए हुए अपने दोनों घुटनों के बीच में, और वो रोई जा रही थी। अब मैं पास पहुँच करके कहने लगा, अरे दीदी आप क्यों रो रही हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं इस रात को? अब जो दीदी रो रही थी अचानक अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। अब मैं उनकी चेहरा जो देखा तो मेरे प्राण सूख गए। वो तो दीदी नहीं थी, वो तो कोई और ही था, और थी। चेहरा एकदम डरावना सा, एकदम भयानक सा दिख रहा था। आंखें एकदम बड़ी बड़ी लटकी हुई दिखाई दे रही थी और चेहरे पर अनेक कट के निशान, जैसे कहीं घायल हो गई हो, ऐसे चेहरे पर निशान बने हुए दिखाई दे रहे थे। और वो झटके से उठ करके खड़ी हो गई। मेरे प्राण सूख गए थे। अब मुझे लगा कि मैं अब मारा जाऊंगा, क्योंकि ये जिसको समझ के मैं अपना बहन
आया था यहाँ पर दीदी समझ करके, और वो तो एक चुड़ैल निकली जो मेरे ताक में थी। वो मेरे लिए ही वो सड़क के बीचों बीच बैठी हुई और जाल फैला रखी थी, ताकि मैं उसको कोई जाना पहचाना समझ करके उसके नज़दीक चला जाऊं। और वही हुआ था। अब मैं चिल्ला पड़ा था जोर से कि कोई आसपास में हो तो हमारी मदद करे, लेकिन वहाँ पर कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं था। मैं चिल्ला रहा था जोर जोर से, और वो चुड़ैल हंसती जा रही थी। उसकी चेहरे पर बड़ा सा मुस्कान था और वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी कि जितना तेरे जी में आए चिल्ला ले, मैं तुझे मना नहीं करूँगी। जितना जोर लगा सकता है चिल्लाने में चिल्ला ले, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। मैं तुझे पकड़ करके ले जाऊंगी और तुझे मैं मार करके खा जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से तो तू मुझे मिला है। मैं तेरे जैसे लड़के को इंतज़ार में रहती हूँ। अब तो मैं समझ चुका था कि मैं एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुका था। मैं अब बच नहीं पाऊंगा। और उसी टाइम उस चुड़ैल ने मेरा हाथ को पकड़ लिया। मेरा साइकिल बीचों बीच रास्ता में खड़ा है और वो मुझे जंगल के साइड में खींच करके ले जा रही है। हाँ, मैं डरा हुआ चिल्ला रहा हूँ जोर जोर से कि कोई हो तो मुझे बचा लो, कोई बचा लो, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। अब मैं बिल्कुल समझ चुका था कि अब मैं मर जाऊंगा। ये चुड़ैल जो कह रही है वो पक्का करेगी। लेकिन उसी टाइम बाइक की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस रोड पर कोई बाइक चलाता हुआ तेजी से आ रहा था। और जैसे ही बाइक की रोशनी पड़ी हमारे पास में, वो चुड़ैल एकदम चौंक सी गई थी और वो मेरा हाथ छोड़ करके और जंगल के साइड में अंधेरे में जाकर कहीं गायब हो गई थी। और मैं तो जैसे थर थर कांपता हुआ उसी जगह पर खड़ा रह गया था। अब जो भी बाइक से आ रहा था मेरी साइकिल के पास आकर के खड़ा हो गया, बाइक रोक दिया। अब मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उस बाइक सवार को चिल्लाऊं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। बस सदमा लगा हुआ था, डर से मैं सीधा खड़ा हुआ और कांप रहा था। और वो बाइक सवार मेरे भाई थे जो अपना काम ख़त्म करके और घर की तरफ आ रहे थे। और उन्होंने मुझे देख लिया और फिर वो बाइक खड़ा करके जल्दी से मेरे पास में आए और कहने लगे, अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तेरा हालत क्या हुआ पड़ा है? तू इतना कांप क्यों रहा है? मैं कुछ पल तो बिल्कुल नहीं बता सका कि मेरे साथ में क्या हुआ था। और मैं कांपता रहा डर से और उस जंगल के साइड में देखता रहा। भैया तो बिल्कुल समझ चुके थे कि मेरे साथ में कुछ अनहोनी हो चुकी है। और वो कहने लगे कि छोटे, तू साइकिल उठा और तू आगे चल घर पर, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और फिर साइकिल में पकड़ा और आराम आराम से भैया के साथ वो, अब मैं आगे चल रहा था और भैया बाइक पर पीछे चल रहे थे। जब मैं अपने घर पहुंच गया तो बिल्कुल मैं एकदम चुप ही था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। डर इतना मुझे लग रहा था। अब भैया मुझे पुचकारते रहे, बोलते रहे कि छोटे बता तेरे साथ में क्या हुआ था, क्या हुआ था, तू सच बता। अब फिर तो मैं बताना शुरू किया कि भैया मैंने ऐसे ऐसे देखा था और उस लड़की को मैं समझा था कि ये बगल वाली दीदी हैं। अब दीदी समझ कर के मैं उनके पास गया था। वो रो रही थी, मुझे दया आ रही थी कि आखिर दीदी यहाँ रात में क्या कर रही हैं, लेकिन वो तो भैया चुड़ैल निकली। अब भैया समझ चुके थे कि मेरे साथ में क्या हुआ था और वो कहने लगे कि देख छोटे, मैं तुझे बताना भूल गया था। वैसे मैं इस बात पर यकीन नहीं करता था। मैं सुना तो ज़रूर था कि इस रोड पर कोई एक लड़की की आत्मा भटकती रहती है,
शायद वो चुड़ैल है या भूत है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसको कुंवारी लड़के को तलाश रहती है। मैं कई लोगों से इस बात को सुना है और तभी तेरे पास वो आ गई थी, तुझे पकड़ने के लिए, तुझे ले जाने के लिए। अब भैया की बात सुनकर के मैं और डर चुका था, लेकिन भैया कहने लगे कि डर मत, अब तो घर में आ चुका है, तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। रात भर मैं भैया के पास ही लेटा रहा। बुरे बुरे सपने जरूर आते थे उसी चुड़ैल का, लेकिन अब दिन के वक्त सुबह जब हो चुकी तो डर मेरा कम हुआ था। अब भैया 2 दिन तक मेरे चक्कर में ड्यूटी नहीं गए थे, कि वो जाने के जब भी कहते मैं रोने लगता कि भैया इस घर में अकेले मैं नहीं रहूँगा, या तो मुझे मेरे गांव पर छोड़ाओ। अब 2 दिन के बाद में भाभी आ गई थी और तब मेरा डर वो कम हुआ था। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।